बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। अगर आप लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए। मैं हर वीडियो में ये वाली लाइन बोलती हूँ इसलिए कि जब आपका एग्ज़ाम करीब हो तो आपको महत्वपूर्ण क्विज़ और PDF उस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी लाभ उठा सकें। चलिए आज हम लोग जाति पे, कास्ट पे डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्लास होगी जिसका प्रैक्टिस सेशन कल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। ये है एक ढांचा है जिसे ये देखिए, इसको हम समझ लेंगे, ये समझने के लिए, बाकी यहाँ से कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। जो पूछा जाएगा मैं उसे क्या करूँगी, एक इंडिकेट करूँगी पेन के थ्रू ताकि आपको पता चल सके। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह एक ढांचा है जिसे हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि में भी जाति का प्रवेश हुआ है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द से किस उत्पत्ति पुर्तगीज शब्द कास्टा से हुई है। अंग्रेजी के शब्द कास्ट, जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगीज शब्द कास्टा है, उसी से हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कास्ट शब्द की उत्पत्ति है कब कैसे हुई है, कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे पुर्तगीज शब्द कास्टा से हुई है। आगे चलेंगे। क्या पुर्तगीज में कास्टा का अर्थ क्या होता है, विशुद्ध नस्ल होता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या होगा कि ये आप नोट डाउन करके रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये जो पुर्तगीज में कास्टा शब्द है, क्या है कि पुर्तगीज में कास्टा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका अर्थ विशुद्ध नस्ल होता है। अंग्रेजी शब्द कास्ट का तात्पर्य एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से, जिसे आधुनिक भारतीय भाषाओं में दो भिन्न शब्द वर्ण तथा जाति के अर्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ा होगा। अर्थ रंग होता है। समाज के 4 विभाजित हिस्सों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को वर्ण कहा गया है, किंतु इस विभाजन में जनसंख्या का वह हिस्सा शामिल नहीं था जिसे बहिष्कृत माना जाता था। और जाति बहिष्कृत लोगों की 5वीं श्रेणी में दास युद्ध में पराजित लोगों तथा विदेशियों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो जाति बहिष्कृत लोगों की 5वीं श्रेणी में किसको रखा गया, तो दास युद्धों में पराजित लोगों तथा विदेशियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे तो जाति व्यवस्था की परिभाषा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे और माइंड में स्टोर करेंगे। क्या करें, एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करके आएंगे। लुईस ड्यूमा ने जाति का सांस्कृतिक सोपान उच्चता निम्नता की दृष्टि से देखा है और जाति का केंद्रीय धार इन्होंने पद सोपान या स्तरीकरण को माना है। ल्यूस ड्यूमा ने जाति का सांस्कृतिक सोपान का मतलब क्या होता है, चरण, संस्कृत सोपान उच्चता निम्नता की दृष्टि से देखा है और जाति का केंद्रीय धार इन्होंने पद सोपान या स्त्रीकरण को माना है। और किसने, लुईस ड्यूमा ने। FG बेली ने जाति को बंद शावयवी स्तरीकरण माना है। इसको आपको क्या करना है, लर्न करके रखना है। आगे चलेंगे तो मजूमदार मदन मैकाइबर योमपेज, ये सारे नेम फेम वाले समाजशास्त्री हैं। इनकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। मजूमदार एवं मदान, क्रोबर, विरस्टीड, गुन्नार, मिडल, इन लोगों ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया है। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसकी परिभाषा है, किसके दी हुई, किस समाजशास्त्री के अनुसार, तो आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा कि मजूमदार एवं मदान के अनुसार, और 1 नंबर अपने डिब्बे में बंद कर लीजिएगा। जाति प्रथा भारत की अनुपम व्यवस्था है, ये इसी में ऐड है, लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि इतना ही दिया हो, जाति एक बंद वर्ग है किस समाजशास्त्री के अनुसार, तो आप लोग आंसर क्या कर देंगे, मजूमदार एवं मदान के अनुसार। कोई जरूरी नहीं कि जाति प्रथा भारत की अनुपम व्यवस्था, ये लाइन आपको इस वाली परिभाषा में देखने को मिले। नेक्स्ट,
बेवर के अनुसार जाति एक बंद समुदाय है। जाति एक बंद वर्ग है, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार एवं मदान। जाति एक बंद समुदाय है, तो बेवर के अनुसार आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट है, गुन्नार मिर्डल ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। कूले, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। गुन्नार मिर्डल ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। किसने? गुन्नार मिर्डल ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। कूले, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जात कहते हैं। किसके अनुसार? गुन्नार मिर्डल के अनुसार। मैकाइवर एवं पीस नेम फेम वाले हैं। जब परिस्थितियां पूर्णतः निश्चित हों, परिस्थितियों नो नहीं देखिएगा, ये टाइपिंग एरर है, परिस्थितियां ऐसे लिखा जाता है लेकिन ये टाइपिंग एरर है। और उसमें मनुष्य बिना किसी प्रवर्तन की आशा से अपना भाग लेकर उत्पन्न होता है, तब जाति का रूप धारण कर लेता है। किसके अनुसार? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। फिर से बोलेंगे, जब परिस्थितियां पूर्णतया निश्चित हो और उसमें मनुष्य बिना किसी प्रवर्तन की आशा से अपना भाग लेकर उत्पन्न होता है, तब वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट, रिजले के अनुसार, ये भी एक समाजशास्त्री है, इनके अनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। नेक्स्ट है, लुंड वर्ग जाति ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है। लुंड वर्ग जाति ठोस सामाजिक वर्ग है। इनके अनुसार, ये एक समाजशास्त्री, इन्होंने कहा जाति ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है, जिसे वर्ग बड़ी कठिनाई से छोड़ सकता है। बड़ी कठिनाई से ही छोड़ सकता है। छोड़ क्या सकता है? जाति को कोई आज तक छोड़ नहीं पाया है। और होता ऐसे है यूं कि जब कोई महिला दूसरे वर्ग से शादी कर लेती है तो उसकी तो जाति चेंज हो जाती है, लेकिन पुरुष संवर्ग को बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है अपना वर्ग छोड़ना, चाहे जितना भी छोड़े लेकिन उसका वर्ग जो है बना ही रहता है। इरावती करबे के अनुसार एक अंतः विवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। ये भी आपके नेम फेम वाले समाजशास्त्री हैं, इनको भी आपको क्या करके रखना, याद करके रखना है। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जी एस घुरिये ने इनका नाम आपको याद करके रखना है, जी.एस. घुरिये भाई साहब हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति की संरचनात्मक एवं समस्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे जी.एस. घुरिये ने। और इन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं, जिनमें से समाज का खंडात्मक विभाजन। सही बात है, समाज अगर विभाजित हुआ है तो जाति से ही विभाजित हुआ है। संस्तरण, भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, जैसे कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाति में, एक जाति में ही पाई जाती हैं। चलिए, नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध। हाँ, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो स्पेशल जाति वाले ही कर सकते हैं, वर्ग वाले ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध, अंतःविवाह। वेस्टरमार्क ने अंतःविवाह को जाति का सार तत्व माना, जो कि प्रमुख विशेषता माना गया है। चलिए आगे, ई.एस. प्लांट ने 7 निषेध बताए हैं। ई.एस. प्लांट ने कितने निषेध बताए हैं? तो 7 ई.एस. प्लांट ने कितने निषेध बताए हैं? 7। पंक्ति निषेध, भोजन निषेध, पाक निषेध, जल निषेध, खाद्य निषेध। पहले क्या होता था, जो निम्न वर्ग के होते थे, जो दलित वर्ग के होते थे और कुएं से पानी भरा जाता था, तो वो लोग कुएं में पानी नहीं भर सकते थे। अगर कोई हिंदू समुदाय का, तो वहाँ से वो पानी नहीं भर सकते थे। नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। अगर पूछा जाए कि नर्मदेश्वर जो हैं प्रसाद ने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है, और डॉक्टर सक्सेना ने जाति को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना है। ये तो राजनीतिक इकाई आज जाति आज से नहीं है, बहुत पहले से है, तो राजनीतिक इकाई कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर सक्सेना ने बताया है। डॉक्टर एन के दत्ता ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो आप लोग फटाफट से बताएंगे। डॉक्टर एन के दत्ता ने ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 6 विशेषताएं बताई है। एक है, जाति जन्मजात होती है, बिल्कुल सही। जाति में खान पान संबंधी नियम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जातियों में व्यवसाय निश्चित होते हैं, जातियों में व्यवसाय निश्चित होते हैं।
अंतर्विवाह होता है, जाति में ऊंच नीच एवं छुआछूत के नियम होते हैं, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे केलकर की। तो केलकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में दो विशेषताएं बताई हैं। केलकर ने जन्मजात सदस्यता और जाति अंतः विवाह, बिल्कुल सही है, जन्मजात सदस्यता तो होती है। मैक्स वेबर ने कितनी विशेषताएं बताई है? तो मैक्स वेबर ने 4 विशेषताएं बताई हैं। वो कौन कौन सी है? वो है अंतः विवाह, ऊंच नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध, निश्चित नाम। अगर हट्टन की वही बात करें तो 3 विशेषताएं हैं। वो है क्या? वो है व्यवसाय का आनुवांशिक रूप, विवाह, खान पान तथा सामाजिक सहवास संबंधी, प्रतिबंध, ऊंच नीच की व्यवस्था। मैगास्थनीज ने 2 विशेषताएं बताई हैं। ये ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर आधारित है, अंतःविवाही है। योगेश अटल, इन्होंने अपनी पुस्तक चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट में 2 विशेषताएं बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि योगेश अटल जो हैं इन्होंने अपनी पुस्तक चेंजिंग फ्रंटियर कास्ट में 2 विशेषताएं बताई हैं। ये पुस्तक इसके चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट तो योगेश अटल की है। जाति एक व्यवस्था के रूप में है और जाति एक इकाई के रूप में, इन्होंने 2 विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत। हट्टन जाति प्रथा की उत्पत्ति में टोटम, टैबू तथा मानस संबंधी विचार ने जाति को जन्म दिया है। मैक्स वेबर ने कहा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव होती रहती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो डी.एन. मजूमदार, देखिए वो थे मजूमदार मदन, ये डी.एम. मजूमदार के अनुसार जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है और प्रायः 1 शताब्दी के परिश्रम और सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण एवं विकास के किन किन अवस्थाओं से गुजरी है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। जाति सिद्धांत के प्रतिपादक, आगे चलेंगे तो परंपरागत सिद्धांत की बात करें तो मजूमदार ने दिया है। राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो अबेडवार ने दिया है। और धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो होकार्ट योम सोआर्ट नेसफील्ड ने दिया है। किसने दिया है धार्मिक सिद्धांत को? होकार्ट एंड सोआर्ट नेसफील्ड ने दिया है। नेक्स्ट की बात करें तो व्यावसायिक सिद्धांत की बात करें तो नेसफील्ड ने दिया है। प्रजाति सिद्धांत रिजले ने दिया है। आदिम सांस्कृतिक सिद्धांत हट्टन ने दिया है। टोटम का सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया है। गुप्त उद्योग धंधे का सिद्धांत स्लेटर ने दिया। भौगोलिक सिद्धांत राइस ने दिया है। अब बात करेंगे जातिवाद के परिणाम की। आप लोग जितना भी कलरफुल किया गया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वही एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। जातिवाद के परिणाम है। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, बिल्कुल से। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए खतरा बन जाता है, ये नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता के लिए बाधक है, वेरी गुड। और ये सामाजिक समरसता को कम करता है, ये देश की प्रगति में बाधक है। अब इसके हम सुझाव की बात कर लेंगे कि जाति का निराकरण, ये जो जाति है, जाति में समाज बटा हुआ है, इसको कैसे इसका निराकरण कर सकते हैं। अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर जातीय असमानता को कम किया जा सकता है। जाति पर आधारित संस्थाओं को खड़ा करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उच्च जातियों के बराबर लाकर भी जातीय असमानता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, उचित शिक्षा प्रणाली और जागरूकता के द्वारा भी इसमें कमी लाई जा सकती है। जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान बनाकर जातिवाद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा विस्तृत दृष्टिकोण भी जाति की असमानता को कम कर सकता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त भारत में आरक्षण की व्यवस्था भी जातीय क्षमता की ओर एक अनूठा प्रयास है। इसके द्वारा निम्न जातियां भी मुख्य धारा में लाई जाती हैं तथा उन्हें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है। इससे भारत में असमानता कम हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या? दास प्रथा। दास प्रथा समानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अनेक काल व स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा, किंतु प्राचीन समय में यूनान, रोम, 18वीं सदी 19वीं सदी में दक्षिण अमेरिका में इसका प्रमुख रूप प्रचलन में आया। एल.टी. हाव हाउस ने दास प्रथा के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दास प्रथा की परिभाषा। हाव हाउस दास एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कानून अथवा प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं। चरमावस्था में वो पूर्णतः अधिकारी से वंचित रहता है, शुद्ध संपत्ति की वस्तु समझा जाता है। कुछ स्थितियों में उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे बैल व गधे की। H.J. निवोर, प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है। यह अधीनता विशेष प्रकार के स्वामी की दास पर शक्ति प्रयोग की खुली स्वतंत्रता होती है और उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके
नोट डाउन कर सकते हैं। डेविस मुसलमान लोग निग्रो लोगों को दास समझते थे और दास बनाने को कोई केवल वैध मानते थे, बल्कि अफ्रीका के काले लोगों की एक नीच प्रजाति समझते थे जो दास बनने के लिए पैदा होते हैं। दास प्रथा में 3 वर्ग पाए जाते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा वो 3 वर्ग कौन कौन से? दास, स्वामी, स्वतंत्र, जन। नेक्स्ट, जागीर प्रथा। ये आपको नोट डाउन करके रखना है कि आप दास प्रथा में कितने वर्ग पाए जाएंगे, तो आप बताएंगे 3। वो कौन से? दास, स्वामी, स्वतंत्र, जन। जागीर प्रथा संप्रदा नोबुल प्रथा, और ये संप्रदा भी ठीक है। जागीर जागीर प्रथा का प्रचलन मध्यकालीन यूरोप के सामंती समाज में देखने को मिलता है, जिसे प्रथा व कानून को मान्यता प्राप्त थी और इसमें प्रत्येक वर्ग के कार्य पहले से निर्धारित थे। एक वर्ग धार्मिक संबंधी कार्य करता था, दूसरा वर्ग समाज का संचालन करता था, तीसरा वर्ग क्या करता था? प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्य करता था। पहला वर्ग धार्मिक संबंधी कार्य, दूसरा वर्ग समाज का संचालन कार्य, तीसरा वर्ग प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्य करता था। जागीर प्रथा में मुख्य रूप से 3 वर्ग, जैसा दास प्रथा में 3 वर्ग वैसे जागीर प्रथा में पाए जाते। एक पादरी था, दूसरा सरदार था, तीसरा कौन था? साधारण जन था। बॉटम वेड ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताएं बताई हैं। वो 3 विशेषताएं कौन सी हैं? ये कानूनी तौर पर परिभाषित होता था, स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था, प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक समूह का दर्जा प्राप्त था। भारत में जागीर प्रथा कभी भी विद्यमान नहीं थी। अब आप लोग क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। वीडियो अगर स्पीड थोड़ा सा फास्ट है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा थ्योरी क्लास हुई है। अब अगर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके एग्जाम के टाइम में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।